और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है 12 और 13 नवंबर को झुंझुनू में। ये बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने झुंझुनू का दौरा किया। 12 नवंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। अरुण सिंह, सतीश पूनिया, विजया राहटकर मौजूद रहेंगे और गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 और 13 नवंबर को झुंझुनू में बीजेपी की दो अहम बैठकें होने वाली हैं। सबसे पहले 12 नवंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी और फिर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। कैसे अब चुनावों तक का सफर तय करना है पार्टी के तौर पर, किन मुद्दों को उठाना है और किस तरह घेरना है, किस तरह लोगों के बीच जगह बनानी है, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने झुंझुनू का दौरा किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी बाबूलाल से। बाबूलाल, क्या जानकारी है? जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में आयोजित होगी। शेखावाटी में बैठक को आयोजित करने के पीछे मकसद यही है कि पार्टी यहाँ पर ज्यादा मजबूत नहीं रही है, कांग्रेस का दबदबा रहा है और यहाँ की जो किसान जातियां हैं उनको कांग्रेस ज्यादा मुफीद लगती है। लिहाजा बीजेपी ग्रास रूट पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक को शेखावाटी की धरती पर कर रही है और झुंझुनू को चुना गया खास तौर से। तो वहां पर जब बात होगी तो तीनों जिलों पर फोकस होगा। झुंझुनू, सीकर और चूरू की जो है नब्ज भांपने की कोशिश करेंगे और चुनाव में किस तरह से बीजेपी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, ताकि शेखावाटी से के प्रति एक लोगों की धारणा बनी हुई पार्टी की कि यहाँ पर जीतती जरूर है पार्टी, इतनी सीटें उसके खाते में नहीं आती जितने की वो उम्मीद करती है। तो किसान समुदाय को साधने की एक कोशिश है। तमाम जो बड़ी जातियां हैं इस इलाके की, उनका दबदबा रहता है राजनीति में, बड़े बड़े नेता दिए हैं शेखावाटी ने। तो वहां पर आम जनता को भरोसे में लेने के लिए किस तरह के उपाय हों और किस तरह अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बना करके चुनाव में जाया जाए, और जिस तरह का मिजाज है शेखावाटी का, तो उसी के मद्देनजर रणनीति बनाकर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। और जब जनाक्रोश जो रैलियां होंगी उसमें भी वहां के नेताओं से बात करके और बड़ी बड़ी रैलियां करने की तैयारी है। तो उसी सिलसिले में इस बार शेखावाटी को चुना गया है। माना यही जा रहा है कि जो शेखावाटी में जो ये बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और जो गुटबाजी है पार्टी में उसको थामने की कोशिश यहीं से शुरू होगी। जो नेता नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट दल से जो जुड़े हुए, उनको बुला के, समझा के और पार्टी के साथ लेकर चलने की कोशिश पार्टी करेगी। हाँ बिल्कुल। और सबसे स्मार्टली अगर देखा जाए बाबूलाल, जितनी भी अहम बैठकें हो रही हैं और जिस तरह से उन बैठकों को करने के लिए स्थान चुने जा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा तो किस पर फोकस करना है, किन बातों को रखना है, उसका भी संदेश दे रहे हैं। आप देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक भरतपुर में होती है, फिर उदयपुर जाया जाता है, उसके अलावा अन्य भी जो स्पॉट्स चुने गए वो भी दरअसल एक रणनीति के तहत चुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। कोटा में बैठक आयोजित की पार्टी ने, अजमेर में बैठकें हुई हैं, भरतपुर में हुई है। तो प्रदेश कार्य समिति की बैठक, जो पहले जयपुर का एक ट्रेंड होता था कि सिर्फ जयपुर में बैठक हो सकती है, अब ऐसा नहीं है। जो क्योंकि प्रदेश के प्रभारी आते हैं, सह प्रभारी होते हैं, वो इस बैठक का हिस्सा होते हैं। तो चुनावों की रणनीति को ध्यान में रख करके बैठकें आयोजित की जा रही हैं, ताकि उस इलाके की जो ग्राउंड रियलिटी है वो पार्टी को पता लग जाए। 2 दिन की बैठक में तमाम जो बड़े इश्यूज हैं वो पार्टी नेताओं के सामने आते हैं और पार्टी एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश करती है। क्योंकि अलग अलग संभागों में इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो फिर वहां का कार्यकर्ता भी रिचार्ज होता है और उसकी तो तमाम समस्याएं बड़े नेताओं तक पहुंच जाती है। तो पार्टी यही देख रही है कि कहीं कार्यकर्ताओं में कहीं निराशा का भाव ना आ जाए। अभी भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पार्टी को। एकमुखी होने के लिए भी बहुत दिक्कतें सामने है पार्टी की। असंतुष्ट दड़ा अभी चुप होकर के बैठने वाला नहीं है, बड़ी दिक्कतें पार्टी को फेस करनी है। तो इस कड़ी में बीजेपी जयपुर से बाहर निकलकर हर संभाग में, हर अंचल में जाकर के अपनी बैठकें कर रही है, ताकि उसे चुनाव में जब वो जाए तो तब सभी जो समस्याएं हैं उसके सामने जो आ सकते हैं, चुनौती पेश जो कर सकते हैं, उनका वो समाधान ढूंढ ले। इसी कड़ी में झुंझुनू की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस के अंदर दिल्ली में बड़े बदलाव के बाद अचानक जयपुर में भी हलचलें बढ़ी हैं। 2 साल की धैर्य वाली चुप्पी के बाद अचानक सचिन पायलट का हमलावर हो जाना कई संकेत दे रहा है। पहली बार पायलट ने खुलकर सीएम पद पर फैसले की बात कही तो गुलाम नबी आजाद के बहाने सीएम गहलोत पर निशाना साधा।
अनुशासनहीनता के बहाने प्रहार। 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी, वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी। पायलट की ललकार अब आर पार। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। सीएम पद पर अब कितना इंतजार? और जहां तक राजस्थान के संदर्भ में जो निर्णय लेने की बात है, उसका खुद वेणुगोपाल जी जो हमारे संगठन के महामंत्री हैं एआईसीसी के, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब भविष्य में क्या करना है। पायलट के पंच पर गहलोत का पलटवार। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे, तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। जुलाई 2020 के तकरार पार्ट 1 से शुरू सियासी चिंगारी ने 25 सितंबर 2022 को अपना दूसरा रूप दिखाया और करीब एक महीने के धैर्य के बाद सियासी तकरार पार्ट 3 के संकेत दिखने लगे हैं। करीब 2 साल से खामोश बैठे सचिन पायलट ने सीएम के विश्वास पात्रों की अनुशासनहीनता के बहाने सीधे सीएम गहलोत को निशाने पर लिया। पायलट ने कहा कि अगर अनुशासनहीनता हुई है तो फैसला तो करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। कांग्रेस में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत डिले टैक्टिस है। सीएम गहलोत एक बार फिर उसी खेल के सहारे सत्ता को अपने पास रखने की कोशिश में हैं, लेकिन लगता है कि इस बार पायलट भी प्रहार के मूड में हैं। जहाँ तक अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की बात है, उसका पूरा संज्ञान वेणुगोपाल जी के, एंटनी साहब के, खड़गे जी के और हिमाचल जी के संज्ञान में है। उस पर जल्द कार्रवाई होगी और राजस्थान में भी जो ये इंडिसिजन का जो माहौल बना हुआ है, उसको भी समाप्त करने का मुझे लगता है समय आ गया और बहुत जल्द पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य योजनाएं, सड़कें शानदार बन रही है, क्योंकि वित्तीय प्रबंध हमारा शानदार है। अगली सरकार अगर पब्लिक हमें देगी वापस, जो पहले दिया नहीं था, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम वो काम करके दिखाएंगे जो इतिहास में हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। बात सिर्फ वेणुगोपाल के बयान का नहीं, बल्कि मानगढ़ में सीएम गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात और तारीफ को लेकर भी पायलट का हमला कई संकेत दे रहा है। कांग्रेस से नाता तोड़ चुके गुलाम नबी आजाद का उदाहरण देकर पायलट ने संकेतों में गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा निशाना साधा है। आजाद के बाद पीएम ने क्यों की है गहलोत की तारीफ, ये कहकर पायलट ने बड़ा दांव चला है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब तक सीएम गहलोत से एक के बाद एक हमले को झेलने वाले पायलट ने शायद उसी भाषा में जवाब दिया है। 2 साल पहले जुलाई 2020 में सरकार के संकट के वक्त सीएम गहलोत ने सीधे पायलट को निशाने पर लिया था। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। ये तो था सीएम का 2 साल पहले का तंज, लेकिन इसी साल 25 सितंबर की घटना के बाद सीएम के विश्वास पात्रों ने भी चुन चुनकर सचिन पायलट पर निशाना साधा था। तब शांति धारीवाल समेत कई मंत्रियों ने पायलट और उनके समर्थकों को मानेसर गैंग और गद्दार तक कहकर तंज कसा था। लेकिन कहते हैं कि सियासत में हमेशा कोई बलवान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। 2 साल के सियासी धैर्य के बाद जब पायलट ने प्रहार शुरू किया
तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के अंदर की सियासी चिंगारी धधकने को तैयार हो गई। दोनों तरफ से खेमेबंदी की आहट होने लगी और कांग्रेस की इस खटपट से बीजेपी के लिए मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। संगठन महामंत्री वेणुगोपाल जी ने कहा था कि हम 1 या 2 दिन के अंदर राजस्थान के सीएम का फैसला कर देंगे। एकता पर भारी सियासी चिंगारी। ये तो आलाकमान तय करेगा और जिस दिन जब ये केस बंद हो जाएगा, लग जाएगा, उस दिन आप ये पूछ सकते हो क्या। इससे पहले तो सब कार्रवाई संभव है। कांग्रेस की खटपट, बीजेपी की सियासी चुस्की। उस विस्फोट की परिणति नहीं होने से भी पायलट को भी अब एहसास हुआ है कि ये केवल मेरे को ठंडे गन्ने उड़ाने का ही धंधा किया है। उन्हीं के वजह से रिपीट होगी, उनकी नीतियों की वजह से रिपीट होगी, उन पर जो जनता का विश्वास है उसी के वजह से जो है रिपीट होगी। कांग्रेस में फिर खेमेबंदी की आहट। मेरी व्यक्तिगत राय को क्या बार बार पूछते हो? मैं तो कह चुका हूँ भाई सचिन पायलट बेस्ट है। अब इसको बार बार कहने से कोई ये तो होता नहीं है। और है, अरे उस आदमी को पूरे हिंदुस्तान में क्या नाम लोग पसंद करते हैं भाई, राजस्थान में क्या। कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान कुछ ठंडा होने के बाद एक बार फिर सामने आने लगा है। दोनों ही तरफ से तलवारें खींचने लगी हैं और इसके केंद्र में है 25 तारीख का वो अनुशासनहीनता का मामला जिसे लेकर अब तक फैसले का इंतजार है। आलाकमान की विश्वसनीयता और जो उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए। तो दूसरा खेमा भले ही पहले आलाकमान की बैठक का बहिष्कार कर चुका हो, लेकिन अब आलाकमान की गाइडलाइन के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में है। नोटिस मिला, नोटिस का जवाब दिया। अभी तक हाईकमान की तरफ से आगे की किसी कार्रवाई का कुछ संकेत नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। बात तीनों नेताओं पर कार्रवाई के साथ ही संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के उस बयान का भी है जो उन्होंने दिल्ली में सीएम फेस को लेकर दी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था, वो फैसला किया जाए जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर खींचतान चल रही है तो ये बीजेपी के लिए सियासी मौके से कम नहीं। जो कुछ उसे कहा था जब उसकी पूर्ति नहीं हुई तो अब उसका बोलना स्वाभाविक था। इसका मतलब स्वाभाविक है कि केंद्र अभी इनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने में कोई ढिलाई कर रहा है या इसको दफ्तर दाखिल कर रहा है। और जिस मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में पूरा निर्णय लगभग हो चुका था, उसके बारे में भी लगता है कि उसको किसी न किसी बहाने से डिले किया जा रहा है। दिसंबर में गहलोत सरकार अपने 4 साल पूरे करेगी, लेकिन लगता है कि उसके पहले राजस्थान कांग्रेस में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार पायलट खेमा देखो और इंतजार करो की जगह खुलकर मैदान में वार और पलटवार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान को घुसपैठिए का शव सौंपा जाएगा। देखिए, कई दौर की वार्ता हो रही थी। भारत की ओर से अधिकारियों ने पाकिस्तान को यह सूचना दी कि आपका एक नागरिक हमारी जमीन पर मारा गया है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं था। ऐसे में वार्ता का दौर आगे बढ़ता जा रहा था। कई दौर की वार्ता के बाद आखिरकार पाकिस्तान शव लेने को सहमत हुआ। 28 अक्टूबर को पाक घुसपैठिया मारा गया था। वो भारतीय सीमा में अंदर चला आया, उसे रुकने के लिए कहा गया, चेतावनी दी गई। जब वो नहीं माना तो उस पर गोली बरसाकर उसे ढेर कर दिया गया। ये पाक घुसपैठिया था, पाकिस्तान की तरफ से आया था और ऐसे में पाकिस्तान को यह कहा जा रहा था भारत के सैन्य अधिकारियों की ओर से कि ये आपका नागरिक है और ये इसकी डेड बॉडी है, इसको ले लीजिए। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि ये उसका नागरिक है। कई दौर की वार्ता हुई, सबूत भी रखे गए, जिसके बाद आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा। कई दौर की वार्ता के बाद शव लेने पर पाकिस्तान सहमत हुआ। अब उस पाकिस्तानी घुसपैठिए का शव पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। अनूपगढ़ के शेरपुरा बीओपी चौकी के पास यह घुसपैठिया मारा गया था।
श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। अनूपगढ़ के शेरपुरा बीओपी चौकी के पास ये पाक घुसपैठिया मारा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक शर्मा से। अशोक, क्या जानकारी है? अशोक, सुन पा रहे हैं मुझे? अशोक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी स्वप्निल जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। अशोक, कई दौर की वार्ता हुई, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था कि उनका नागरिक है। आखिरकार कैसे सहमत हुआ? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो प्रारंभिक स्तर पर हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी हालांकि हमेशा डिनाई करता रहा कि ये नागरिक उनका नहीं है और नहीं वो डेड बॉडी को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आखिरकार जब कई दौरों की वार्ता बीएसएफ और पाकिस्तान ऑफिसर्स के बीच में हुई तो पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं उस फैमिली का भी दबाव था उस डेड बॉडी को वापस लाने का, और साथ ही साथ में एक शायद कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर भी काम किया, और आखिरकार पाकिस्तान इस डेड बॉडी को अपना नागरिक मानते हुए और इसके डेड बॉडी को स्वीकार करने के लिए एग्री हुआ। फिलहाल श्री गंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में ही ये कार्रवाई जारी है, जहां पर दोनों ही सीमा सुरक्षा बल के जवान भारत के और उधर पाकिस्तानी ऑफिसर्स गैदर हो चुके हैं और इस डेड बॉडी को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो मतलब जब आप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, इस वक्त ये चल रहा है? बिल्कुल, ये इस समय प्रोसीडिंग में चल रही है ये कार्रवाई। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मेयर का महासंग्राम। देखिए, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर के चुनाव होने, कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की जोर आजमाइश उसके पहले से ही नजर आ रही है। देखिए, ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए मंथन हो रहा है। आज इसे लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होगी। कल मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्षदों के साथ बैठक की थी। इस बीच बीजेपी भी मेयर को लेकर बैठक कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधीच से। महेश, पिछली बार भी बहुत उठापटक देखने को मिली, लेकिन अब लगता है हो सकता है वो शायद ट्रेलर ही हो, पूरी फिल्म तो अब दिखेगी। बिल्कुल सही कहा आपने स्वप्निल, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला तो अपडेट मैं आपको दे दूं कि देखिए, आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर का जो महापौर नया चुना जाना है उसके लिए अधिसूचना की शुरुआत होने के साथ ही जो नामांकन प्रक्रिया है, वैसे शुरुआत उसको भी माना जाता है, लेकिन कल जो नामांकन है वो यहाँ पर किए जाएंगे, क्योंकि कल जो नामांकन का दिन है वो रहेगा और दोनों ही जो दल है बीजेपी और कांग्रेस, उनके लिए अभी इस समय अपने पार्षदों को एकजुट रखना और अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी करना, खेमेबंदी करना, उस पर जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है। और अभी भाजपा कार्यालय पर 12 बजे का समय दिया गया था तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं उनको, लेकिन अभी पार्षदों का यहाँ पर आना शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी के बड़े नेता जो है वो भी यहाँ पर भाजपा कार्यालय पर नहीं दिखाई दे रहे। मैं यहाँ बीजेपी कार्यालय पर पहुंचा हुआ हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है अभी सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी तरह की उठापटक नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये कहा जरूर जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी में इस चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो गुलाब चंद कटारिया को दी है जो नेता प्रतिपक्ष है, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि किस तरह से गंभीर है बीजेपी इस मामले को लेकर के। क्योंकि विष्णु लाटा की, जिस तरह की आपने भी बात कही कि बीजेपी ने कहीं न कहीं जो है पहले चोट खाई हुई है और उसी कारण से अब दोबारा इस तरह की दूध का जला जो है छाछ को फूंक करके पीता कहते हैं, और यही कारण है कि बीजेपी अब इस बार किसी तरह से चूकना नहीं चाहती है। विष्णु लाटा के समय में यह हुआ था कि जब मेयर थे अशोक लाहौटी और वो विधायक बन गए थे, तब उपचुनाव कराए गए थे मेयर के लिए, और उस समय में जो मनोज भारद्वाज थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन विष्णु लाटा बीजेपी की बाड़ेबंदी तोड़ करके निकल गए थे और उन्होंने कांग्रेस के समर्थकों के साथ में मिलकर के अपने आप को मेयर वहां पर चुनवा लिया था। तो ऐसे में वो जो केस हुआ था कहीं न कहीं इस तरह का गलत नहीं हूं तो जीत भी शायद महज एक वोट से ही हासिल हुई थी और एक वोट का ही इतिहास दोहराया गया था प्रदेश में उस एक सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं, जयपुर से ही मिल रही है। जेडीए का एक्शन लगातार जारी है। अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास फिर विफल किया गया है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने आज एक कॉलोनी को ध्वस्त किया। श्यामनगर जेडीए जोन 5 में यह कॉलोनी बसाने की कोशिश थी, जिसे कि असफल कर दिया गया है। सुशीलपुरा पुलिया के पास ये अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। करीब 5000 गज क्षेत्र में इस कॉलोनी को अवैध तरीके से बसाया जा रहा था, लेकिन जेडीए की टीम, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने वहां पहुंचकर कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।